स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों आज हम एक और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी महासभा के बारे में। ठीक है, महासभा के बारे में हमने समझा था महासभा क्या है, उसके सदस्यता कैसे ली जा सकती है, उसका अधिवेशन कब चलता है, उसके कार्य कौन कौन से हैं और उसका महत्व। तो ये सारी चीजें हमने समझी थी। अब हम सुरक्षा परिषद के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन उठा लिया जाता है ना। और दोस्तों आप लोगों से जो भी बच्चे नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी, उसके अलावा बीए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, या जो बच्चे एम में पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो उपयोगी है, आपके लिए फिर ये वीडियो बहुत उपयोगी है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप यहाँ से क्या हो जाइए, एग्जिट हो जाइए, ठीक है ना, आप क्यूट हो जाइए, आपको जरूरत नहीं है, टाइम बेकार होएगा आपका। मैं ऐसा एजुकेटर नहीं हूँ कि बाद में आपको पूरी वीडियो दिखा दी फिर उसके बाद पता चला कि ये तो हमारे उपयोग की थी नहीं। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप इनमें से कुछ हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपके किसी काम की वीडियो है नहीं साथियों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, ताकि मैं और मोटिवेट होकर वीडियो बना सकूं। 500 प्लस का टारगेट मैंने लिया था 35 से 40 दिनों में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये होगा। लेकिन आप जितनी भी कोशिश कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जैसा सोचो वैसा ही हो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करवाइए। फ्री ऑफ क्लासेज, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में नोट्स भी मिलेंगे, MCQ, PYQ भी होगा, ठीक है ना, ये सारा होगा। 2 लेक्चर PYQ पे 2 लेक्चर हो भी गए हैं, ठीक है ना। तो आप सब कुछ फ्री में मिल रहा है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है। आप ये कर लोगे ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना कर लोगे, आपका बन जाएगा, आपका एक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, एक यूनिट इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशंस में, उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है साथियों। तो चलो साथियों आगे क्लास चालू करते हैं, इतना टाइम बेकार करने का कोई बेनिफिट नहीं है। सुरक्षा परिषद गठन एवं भूमिका, सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। डम्बार्टन ओक सम्मेलन में इस तथ्य पर अत्यधिक बल दिया गया कि एक ऐसे कार्यपालन अंग की व्यवस्था की जाए जिसकी सदस्यता सीमित हो, मतलब उसमें हर कोई सदस्य ना बन सके, और जिसमें 5 बड़े राष्ट्रों को क्या हो, प्राथमिकता हो। 5 राष्ट्र कौन कौन से हैं, ये वीटो वाले राष्ट्र हैं। कौन से हैं, वीटो वाले राष्ट्र। कौन कौन से हैं, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, ठीक है ना। तो इनको क्या है, इनको इनकी सदस्यता कैसी हो, स्थायी हो, ठीक है। जो विश्व शांति एवं सुरक्षा की रक्षा हेतु पुलिस दायित्वों से संपन्न हो। पुलिस दायित्वों से मतलब जैसे पुलिस कार्रवाई करती है ना, जिस तरह से पुलिस का दायित्व होता है, पुलिस कहीं पे झगड़ा देखती है तो लठ उठा के सूत देती है धर के कि भैया झगड़ा नहीं करोगे, चलो तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, ठीक है ना। या फैसला करवा देगी कि ठीक है भैया तू गलत है, तू इसको इतने रुपए दे और जा आराम से बैठ घर पे, यही करवाती ना पुलिस। तो ये सुरक्षा परिषद को ऐसा ही दायित्व देना चाहते थे कि भाई पुलिस दायित्व उनसे संपन्न हो, ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए सहज प्रहरी का कार्यभार ग्रहण करे, जिसका सत्र कभी समाप्त ना हो, जो शांति के लिए संकट सिद्ध होने वाले शांति भंग, आक्रामक कृत्यों से विद्यमानता हो, शीघ्र निर्णय लेने उसका निराकरण करने के लिए तुरंत प्रभावी कार्रवाई करे। मतलब कहने का मतलब ये कि भाई कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसे हालात हों जिससे शांति भंग होती हो, ठीक है ना, या शांति के लिए संकट उत्पन्न होता हो, कहीं पे कोई आक्रमण करने वाला कार्य कर रहा हो, ठीक है, तो उस पे क्या हो, शीघ्र निर्णय ले ले। क्या ले, शीघ्र निर्णय ले ले। तो महासभा का अधिवेशन तो चलेगा भैया दिसंबर में, ठीक है ना, सॉरी सितंबर के आपके तीसरे मंगलवार से स्टार्ट होगा। और कोई फरवरी में अगर कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो उस पर कार्रवाई कब तक होगी, क्या तब तक इंतजार करेंगे, तब तक तो पता नहीं कितना नुकसान
हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये तुरंत कार्रवाई करेगी, ये तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम होगी, ठीक है। इसके पास वो पावर है, पुलिस दायित्वों वाली भूमिका निभानी होती है इसको, ठीक है। तो ये इसलिए इसका सुरक्षा परिषद का इसलिए स्थापना का यही कारण था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने विश्व संस्था की संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद में निहित कर दी। तो कहाँ है सारी पावर, आप देखोगे ना, ये कहाँ है, सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद अगर किसी का सारी सिफारिश कौन करता है, सुरक्षा परिषद करता है। नए सदस्यों को शामिल करना है, कौन करता है इसकी सिफारिश, सुरक्षा परिषद करता है। किसी सदस्य की सदस्यता रद्द करनी है, कौन सिफारिश करता है, सुरक्षा परिषद करता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी पावर कहाँ है, आप देखोगे सुरक्षा परिषद में। जैसे संसद में सारी पावर कहाँ होती है, मंत्रिमंडल में होती है। कहाँ होती है, मंत्रिमंडल में होती है। उसी तरह से ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसकी सारी पावर कहाँ इकट्ठा कर दी गई है, सुरक्षा परिषद में कर दी गई है। अगर सुरक्षा परिषद चाहेगी तो कार्य होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना गया। ये लाइन आ जाती है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। उसमें ये लाइन लिखी हुई आती है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही होता है। आप इन एक एक लाइन को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या होगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत छोटा सा सदन है, ठीक है ना। क्यों, इसके 15 ही सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 15। और उसके कितने हैं, 19, उसके तो बहुत ज्यादा होते हैं। परंतु इसकी शक्ति महासभा की अपेक्षा बहुत व्यापक है ना। क्या है, बहुत ज्यादा व्यापक है। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है तो सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना। तो महासभा किसका, मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कोटेशन याद रखना कि मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका अंग है, ठीक है ना। मैं आपको कहता हूं बिल्कुल कार्यपालिका की तरह काम करती है। ये कुछ कोटेशंस हैं। डेविड कुशमैन ने इसे क्या कहा है, दुनिया का पुलिसमैन कहा है। किसने कहा है, पुलिसमैन, डेविड कुशमैन, कुशमैन, ठीक है ना। किसने, पुलिसमैन। अब संगठन में क्या क्या है इसका, संगठन में भैया इसके कितने, चार्टर के 5वें अध्याय में, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियम दिए गए हैं। इसके अनुसार परिषद में मूल 5 स्थायी सदस्य होंगे। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से होंगे, रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है ना। इनका चीन को अगर आप थोड़ा सा साइड कर देते तो 4 लोग थे इनका। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या था, दबदबा था। द्वितीय विश्व युद्ध में इनका दबदबा था। तो इनको सदस्यता वैसे ही मिल गई थी, अपनी एक प्रकार से अपनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इनकी स्थिति थी, सिचुएशन थी, उसकी वजह से ही मिल गई थी। और चीन को भी इसमें शामिल किया गया है। 6 अस्थायी सदस्य होते हैं। परंतु 1965 में जब चार्टर में संशोधन किया गया तो इसके द्वारा क्या गए थे, क्या हो रहा था ना कि देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की ना सदस्यता के सदस्य बढ़ते जा रहे थे। पहले 51 थे तो इन्होंने 11 ही रखे थे, ठीक है। क्या रखे थे, 11 ही रखे थे, जिसमें 5 स्थायी और 6 अस्थायी थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। तो बढ़ोतरी हुई तो इनके ऊपर एक दबाव था कि भाई ये जो सुरक्षा परिषद है इसके भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो अभी भी वो दबाव है, अभी भी दबाव है। और काफी सारे सुझाव दिए गए हैं जहां पे सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए सिफारिश की गई है, ठीक है। तो 1965 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ा के 10 कर दी गई। पहले कितनी थी, 11 थी, जिसमें से कितने थे, 5 स्थायी थे और 6 अस्थायी थे, ठीक है। अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 15, जिसमें 5 स्थायी हैं और कितने हैं, 10 अस्थायी हैं। 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों में से आएंगे। एशियाई और अफ्रीकी जो आपका ये है महाद्वीप है, वहां से कितने लिए जाएंगे, 5 लिए जाएंगे। पूर्वी यूरोप से कितना लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। दक्षिण अमेरिका से कितने लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा। और 2 जो बचेंगे वो पश्चिमी यूरोप से लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका चुनाव होगा। इस सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 हो गई। अब चीन, फ्रांस, सोवियत संघ जो अब रूस है, ग्रेट ब्रिटेन,
और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है, ठीक है ना। तो इसका इनके सदस्यों का अस्थायी सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? वो महासभा द्वारा अपने ही सदस्यों में से, महासभा अपने ही सदस्यों में से, है ना। अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत बहुमत से करेगी, ठीक है ना। अलग अलग राष्ट्रों में हो सकता है वो। परिषद की कार्यप्रणाली क्या है? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। क्या है ये? निरंतर कार्य करने वाला इकाई है। यह स्थायी रूप से सत्र में रहता है, हरदम सत्र में रहता है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है। कितने दिनों में एक बार होती है? 14 दिन में एक बार होती है। यदि आवश्यकता हो, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए, तो इसकी बैठक अल्प सूचना पर 24 घंटे की सूचना पर बुलाई जा सकती है। अगर मतलब अल्पकालीन दिक्कत हो जाए, कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का कोई मामला उत्पन्न हो जाए या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो 24 घंटे की सूचना पर भी क्या किया जा सकता है? इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। 9 मतों में 5 वो जरूर होने चाहिए भाई। कोई प्रक्रिया संबंधी निर्णय लेना है तो उसमें क्या होगा? 9 मतों की आवश्यकता होगी। 15 में से 9 का मत चाहिए होगा। 9 में भी 5 वीटो वाले जरूर होने चाहिए, वीटो होने वाले होने चाहिए। अगर किसी ने एक ने वीटो लगा दिया ना, वीटो मतलब असहमति दे दी, तो फिर वो प्रक्रिया नहीं होगी, फिर वो कार्य नहीं होगा। 9 स्वीकार्य मतों के साथ ये भी आवश्यक है कि 5 स्थायी सदस्य भी उस निर्णय से सहमत हो। मतलब वो भी तैयार हो, उनमें से कोई ऐसा ना हो कि एक उठा के वीटो लगा दे। ये तो पता ही है आपको, कितना बार हो गया मैं वीटो वीटो चिल्लाते चिल्लाते ना। कार्य व क्षेत्राधिकार क्या क्या है भैया इसका? सुरक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है? शांति की स्थापना करना है। तो पहला उद्देश्य क्या है? शांति की स्थापना करना, ठीक है। कि भाई शांति स्थापना करना, युद्ध झगड़े और लड़ाई जो है, संघर्ष है, मतभेद है, उनको हटा के शांति की स्थापना करना। अब इसका कार्य क्षेत्र भी क्या है? विश्व शांति और उसका सुरक्षा, इसका क्या है? कार्य क्षेत्र भी इसी का ही है। कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त है, इसको बाध्यकारी अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। क्या है? सुरक्षा परिषद को कानूनी रूप से इसके बाध्यकारी अधिकार प्राप्त है। किसी बाध्य कर सकता है, किसी राष्ट्र को, किसी देश को बाध्य कर सकता है कि भाई आपको क्या बोलते हैं, इस पे आक्रमण नहीं करना है, ठीक है ना। बाध्य कर सकता है। और फिर भी अगर कोई ना मारे तो ये क्या कर सकता है? सुरक्षा परिषद सैनिक कार्यवाही भी कर देगा। क्या कर देगा? सैनिक कार्यवाही भी कर देगा उसके खिलाफ। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि ऐसे कार्य हैं जिसमें महासभा से मिलकर करती है और ये बाध्यकारी प्रभाव रखता है, ठीक है ना। ये बोल देगा नहीं यार इसको चुनो, इसका न्यायाधीश चुनो, तो फिर वो बाध्यकारी हो जाता है, वो फिर वो करना पड़ेगा महासभा को। यहाँ पे इन सब चीजों में ज्यादा पावर है, ठीक है ना। महासचिव का चयन करना है, इसमें ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। शांति व सुरक्षा संबंधी निर्णयों को लागू करने का प्रश्न है केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है। तो शांति सुरक्षा में जो ये है ना, ये शांति सुरक्षा से संबंधित, जैसे मैंने कहा सैन्य कार्रवाई, ठीक है ना। क्या ये कठोर कार्रवाई होगी ना। आप किसी देश के विरोध में सेना भेज रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? कठोर कार्रवाई कर रहे हो। तो ये क्या है? इसका भी अधिकार कहां पे है भाई? ये भी किसके पास है? सुरक्षा परिषद के पास है, ठीक है। ये बात याद रखना। कूटनीतिक, आर्थिक या सैन्य कार्रवाई का आदेश देने का अधिकार भी किसको है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर की इच्छा अनुसार उक्त निर्णय को मानने एवं लागू करवाने को बाध्य है, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं, जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो सब मानेंगे। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा की द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र का महासचिव जो होगा ना, महासचिव, वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, ठीक है ना, कि महासभा द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये सारे कितने हो गए? ये कार्य और उसके क्षेत्राधिकार है। सुरक्षा सुरक्षा परिषद पहले तो विवादों को प्रस्तावों द्वारा समाप्त करना चाहती है, उसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाने का विचार करती है और अंत में सैनिक कार्रवाई। अगर मान लो जैसे कोई देश है, ठीक है ना, वो कुछ गलत कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो शांति और सुरक्षा के लिए क्या है? खतरनाक है, विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है।
तो क्या कर सकता है, सुरक्षा परिषद पहले क्या कर देगी, आर्थिक प्रतिबंध लगा देगी, ठीक है, क्या कर देगी, आर्थिक प्रतिबंध लगा देगी। इसके तहत क्या 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 हो सकता है कि भाई उसको जो आर्थिक सहायता दी जा रही है वो बंद की जा सकती है। उसके अलावा उसको जो ऋण वगैरह दिया जा रहा है वो खत्म किया जा सकता है। उसके अलावा सदस्य राष्ट्र उससे जो व्यापार कर रहे हैं, है ना, यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनका उसके संग जो व्यापार होता है उसको भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। और क्या हो सकता है, अगर इतने पे भी अगर नहीं बात बनती है तो सैनिक कार्रवाई भी की जा सकती है कि भाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो अपनी सेना वहां पे भेज देगी कि जाओ भैया लड़ो और जरा इसको सबक सिखाओ। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही कोई राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई हो सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए वंचित। अब जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है ना सुरक्षा परिषद, उसकी क्या कर सकता है, सदस्यता को भी समाप्त करवा सकता है और अनिश्चित काल के लिए समाप्त करवा सकता है। ठीक है, जैसे चीन ने कोई ऐसी कार्रवाई की कि जो सुरक्षा परिषद फिर उसके खिलाफ क्या कर दिया, उसने कार्रवाई कर दी, तो उसके बाद उसकी क्या कर सकता है, सदस्यता से वंचित कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं, इतनी आसानी से नहीं होता है। परिषद को पुनः सदस्यता प्राप्त करा देने का अधिकार भी किसको है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को है कि अगर दोबारा अगर किसी की सदस्यता चली गई है तो उसको दिलाने का अधिकार भी परिषद के पास हो जाता है। सुरक्षा परिषद के निर्णय पर ही ऐसे राज्य जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की लगातार अवहेलना की हो सदस्यता से निकाला जा सकता है, तो सदस्यता से निकाला जा सकता है। अब मतदान संबंधित चर्चा कर लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, एग्जाम में आप कितना भी पढ़ लो कोई भरोसा नहीं वो कहाँ से क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना, लेकिन एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के आधार पर एग्जाम बार बार सेट होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो पीजीटी के एग्जाम हो, चाहे वो आपका इससे नीचे का डीएसएसबी टेट वगैरह इनके एग्जाम हो गए या फिर आपका नेट का एग्जाम हो गया, सबका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वो उससे नीचे नहीं जाते हैं और उससे ऊपर भी नहीं जाते हैं, ठीक है ना। पीजीटी का एग्जाम है उसमें सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये कोटेशन किसने दिया, ये परिभाषा किसने दी, निम्नलिखित में से कौन है कौन नहीं है, तो इस तरह का होता है। और आप नेट का जेआरएफ का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, थ्योरिकल पूछता है, ठीक है ना, ऐसा पूछता है, आपको उलझाने की कोशिश ज्यादा करता है, ठीक है ना, कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो हर एक एग्जाम का अपना स्टैंडर्ड होता है, तो ये मतदान वाला जो होता है ना ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, चाहे आप हाई स्टैंडर्ड का एग्जाम दें चाहे लो वाला दें, ठीक है ना, पीजीटी नेट जेआरएफ सेट डीएसएसबी वगैरह ये सब में पूछा जाता है। अब मतदान की प्रणाली तथा वीटो के बारे में, है ना, मतदान की प्रणाली और वीटो के बारे में कहां पे चार्टर की धारा 27 में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। इसके अनुसार प्रक्रिया संबंधी विषय में परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से लिए जाएंगे। मतलब कोई प्रक्रिया संबंधी विषय है ना, कोई प्रक्रिया स्टार्ट करनी है तो आपको 15 में से 9 सदस्यों का 15 में से 9 सदस्यों का मत चाहिए होगा, ठीक है ना, मत चाहिए होगा ठीक है। और उस 9 में भी 5 क्या होंगे, स्थायी होंगे, स्थायी सदस्य, अर्थात वीटो वाले। कौन से, वीटो वाले 10 सदस्यों की बात कर रही है, ठीक है। प्रक्रिया संबंधी विषयों में इसका से ऐसे मामलों से जिनमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय यह स्थान का निर्णय करना है, इसके सहायक अंगों की स्थापना है, कार्यवाही चलाने के नियम है, सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित करना है आदि, ये सारे हैं। इनमें क्या है, इनको प्रक्रिया संबंधी विषय कहा जाएगा, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त सब विषय महत्वपूर्ण या सारवान समझे जाते हैं। ऐसे विषयों को निर्णय के लिए 9 सदस्यों की सकारात्मक वीटो के साथ साथ 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक वीटो भी होना चाहिए। तो ये मैंने आपको अभी हमने जिक्र किया था कि भाई आपको क्या है कि 15 में से 9 के साथ साथ 5 स्थायी सदस्यों का वीटो भी चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर विपक्ष में वोट दे सकता है, मतलब वीटो लगा सकता है कि भाई मैं सहमत नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं, कोई भी एक वीटो लगा देगा तो वो क्या होगा, वो अस्वीकृत समझा जाएगा, फिर वो वापस ले लिया जाएगा विषय, ठीक है ना। अब जैसे अमेरिका कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए क्या करता है कि कोई
सुरक्षा परिषद में या सुरक्षा परिषद में लेके आता है, ठीक है ना। इस पे चर्चा होती है कि भाई पाकिस्तान को क्या कर दिया जाए, आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए। अमेरिका ने कहा कि ठीक है भैया मैं सहमत हूं, इंग्लैंड ने कहा मैं सहमत हूं, फ्रांस ने कहा मैं सहमत हूं, रूस कह रहा भैया मैं भी सहमत हूं। हाँ, चोट्टा देश है, इसको आतंकवाद घोषित कर दो। लेकिन ये क्या है, चीन, ये असहमत, इसने वीटो लगा दिया कि भैया मैं असहमत नहीं हूं। ठीक है, क्या है, मैं असहमत नहीं हूं। तो क्या हो जाएगा, फिर वो प्रस्ताव ही फेल हो जाएगा, फिर उस पर चर्चा ही नहीं होगी, काम खत्म हो जाएगा। बस भैया, असहमत मतलब साहस, एक असहमत मतलब सभी असहमत, ऐसा है। ये बहुत बड़ी कमी है इसकी, ठीक है ना। वीटो वीटो को इन्होंने इसलिए किया था कि भाई हम पांचों मिलकर किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सहयोग करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अपना हथियार बना लिया, अपने लाभ के लिए हथियार बना लिया, शांति सुरक्षा के लिए नहीं यूज किया कभी भी। सबसे ज्यादा वीटो कौन यूज किया, यूएस, आपका सोवियत सोवियत संघ यूज किया, ठीक है ना, रूस। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की इस शक्ति को निषेधाधिकार की शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की शक्ति को निषेधाधिकार की शक्ति कहते हैं, ठीक है ना, वीटो पावर। अब थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी चर्चा कर लें, यहां से वैसे क्वेश्चन कभी आता नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान याल्टा शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले निषेधाधिकार का प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना। किसने रखा था, रूजवेल्ट ने। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्या थी, गलती थी, इनको रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उस समय ये 4 महापावर थे, ठीक है ना। और आप किसी एक को किनारे करके तो ये नहीं लागू किया जा सकता था। और इनको लगा कि भाई भविष्य में सब कुछ मिलजुल के काम करेंगे, और फिर वहीं पे दिक्कत हो गई। क्योंकि ये राष्ट्रीय हित किस पे चलता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति किस पे चलती है, राष्ट्रीय हित पे चलती है, पावर पे चलती है, ताकत पे चलती है, यथार्थवादी होती है। जैसा मानो वैसा राष्ट्रीय हित होगा। तो हर कोई अपने लाभ के लिए काम करेगा, तो निषेधाधिकार का प्रयोग समाज कल्याण के लिए तो नहीं होने वाला। स्टालिन और चर्चिल भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था। तो 3 लोगों ने इसका समर्थन कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के 1945 की स्थापना के बाद सोवियत संघ, रूस ने भी सुरक्षा परिषद में 117 बार वीटो का प्रयोग किया रे भैया। किसने किया, 117 बार। इस विशेषाधिकार का प्रयोग करने वाले सदस्यों में अमेरिका का दूसरा स्थान है, उसने 81 बार किया है। क्रम पूछ लेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो कई बार पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में सबसे ज्यादा वीटो पावर का यूज किसने किया, तो रूस ने। उसके अलावा ये पूछा है कि वीटो पावर को घटते को प्रयोग करने का क्रम बढ़ते हुए या घटते हुए, ठीक है ना, क्या बढ़ते हुए या घटते हुए किसने किया, घटते हुए क्रम में सेट करें, क्या करें, सेट करें, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखा हुआ होगा, एक तरफ क्या होगा, उल्टा सीधा लिख दिया होगा उसमें, ठीक है ना। फ्रांस लिख दिया होगा, फ्रांस पहला, दूसरा लिख दिया होगा रूस, तीसरा लिख दिया होगा अमेरिका, ठीक है ना, फिर चीन लिख दिया होगा, ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा यूज किसने किया था, रूस ने किया था। फिर उसके बाद किसने किया था, अमेरिका ने किया था। फिर किसने किया था, तीसरे नंबर पे अमेरिका। आपको 2 या 3 भी याद होंगे ना, तो आपकी बात बन जाएगी, ठीक है ना आपकी। फिर कितना है, ब्रिटेन ने किया था। फिर किसने किसने किया, ब्रिटेन ने किया, 29 बार किया है ब्रिटेन ने, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं चौथा नंबर ब्रिटेन, ठीक है। और फिर लिख देते हैं पांचवा चीन, चीन। तो आपको याद रखना है कि सही क्रम क्या होगा भाई, 2 नंबर पे रूस, फिर 3 नंबर पे अमेरिका हो गया, फिर आ गया आपका ब्रिटेन आ गया, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर, नंबर 4 ब्रिटेन आ गया। फिर उसके बाद 16 बार किसने किया है, फ्रांस और रूस। यहाँ पे फ्रांस और रूस जो है उन्होंने, सॉरी, फ्रांस और ब्रिटेन,
ठीक है ना, फ्रांस और चीन ने किया है। तो आपको ये याद रखना है, फ्रांस और चीन तो इक्वल किए हैं, 16 बार किए हैं। तो आपको इनका जरूर याद रखना है कि भाई सबसे ऊपर रूस ने किया है, फिर उसके बाद अमेरिका ने, फिर उसके बाद किसने किया है, इंग्लैंड ने इसको यूज किया है, ब्रिटेन ने किया है। ठीक है ना। तो ये बढ़ते हुए क्रम में पूछ सकता है, घटते हुए क्रम में पूछ सकता है। घटते हुए क्रम में पूछेगा तो सबसे पहले फ्रांस आ जाएगा, ठीक है ना, फ्रांस आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 नंबर वाला ब्रिटेन आ जाएगा, फिर उसके बाद अमेरिका आ जाएगा 3 नंबर वाला, फिर उसके बाद 2 नंबर वाला कौन आ जाएगा, रसिया आ जाएगा। ठीक है ना, ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया, बढ़ रहा है इधर, और ये घटते हुए क्रम में हो गया। तो ऐसे पूछेगा आपसे, ऐसे ही पूछेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, आप इसका क्रम जरूर याद रखें। बिल्कुल सीधा सा बात है, रूस सबसे ज्यादा यूज किया है भाई। क्यों सबसे ज्यादा यूज किया, क्योंकि ये जो तीनों देश थे ना, ये पूंजीवादी देश थे, ये कोई भी खिचड़ी अपने आप में पका लिया करते थे, रूस से डिस्कशन नहीं करते थे। तो रूस से जब डिस्कशन नहीं करते थे, वो भी उस समय महापावर था, तो उसको बुरा लगता था, तो वो तभी वीटो लगा देता था। क्या कर देता था, वीटो लगा देता था। और रूस के पक्ष में कोई कार्य ना हो तो अमेरिका वीटो लगाता था। दोनों एक दूसरे के विरोध में है। फिर उसके बाद ब्रिटेन क्या था, रूस का अमेरिका का समर्थक था, तो पीछे पीछे ब्रिटेन भी लगा देता था कि ले भाई मैं भी लगाऊंगा। ठीक है, तो फ्रांस और चीन वो बराबर थे, तो वो सबसे लास्ट में या सबसे शुरू में हो जाएंगे, बढ़ते घटते क्रम में जो भी बनेगा। लेकिन आप ये क्रम जरूर याद रखना, ठीक है ना। रूस सबसे ज्यादा, अमेरिका उसके बाद, ठीक है ना। ये दोनों एक दोस्त शत्रु है ना एक दूसरे के, तो ये दोनों हो गए, उसके बाद आ जाता है ब्रिटेन। अब एक दिलचस्प बात है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वीटो शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। ठीक है ना, वीटो शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं। लेकिन याद रखना आप लोग, बताना मेरा फर्ज था। निषेधाज्ञा के पक्ष विपक्ष, अब तर्क पक्ष में और विपक्ष में कुछ बातें हुई हैं। वीटो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद में बड़े राष्ट्र का क्या हो गया, अधिपत्य हो गया है। ठीक है ना, कोई भी आप ऐसा कार्य लेके आओगे समाज कल्याण की दृष्टि से, या कोई किसी पे आक्रमण कर रहा है, अब रूस ने उस पर आक्रमण कर दिया, यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, तो क्या होगा, या हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाना चाहते हैं, तो क्या होगा, वीटो लगा देगा भैया, चीन वीटो लगा देगा। क्या, चीन वीटो लगा देगा कि नहीं भाई नहीं। ठीक है, उसी तरह से रूस के विरुद्ध कार्रवाई करनी है, रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, अब रूस के खिलाफ कार्रवाई करनी है, किसको करनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ को सेना भेजनी है। तो वो जैसे ही प्रस्ताव लेके आएंगे कि भाई, प्रस्ताव लेके आएंगे उसके अंदर सुरक्षा परिषद में कि हमें रूस के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो रूस के अपने खिलाफ कार्रवाई होने देगा, लगा देगा, ले वीटो लगा दिया। क्या लगा दिया, वीटो लगा दिया, खत्म काम। कोविड कौन फैलाया सबसे ज्यादा, चीन फैलाया। अब चीन के खिलाफ अगर इसको कार्रवाई करनी है सुरक्षा परिषद को, तो ये प्रस्ताव लेके आएगा कि हमें चीन के खिलाफ कार्रवाई करनी है, चाहे आर्थिक कार्रवाई करनी है और सैन्य कार्रवाई करनी है। तो चीन कहेगा अच्छा मेरे खिलाफ काम कर, मेरे खिलाफ ही प्रस्ताव लेके आया है, ले वीटो लगा दिया, वीटो लगा दिया। तो क्या हो गया कि अब वीटो, अब बहुमत तो है, 10 के 10 सदस्यों ने, या 10 में से 14 सदस्यों ने हाँ भर दी कि भाई ये कार्य होना चाहिए। ठीक है ना, ये कार्य रूस के खिलाफ सैनिक कार्रवाई होनी चाहिए, 14 सदस्यों ने हाँ कर दिया। बहुमत, इससे बढ़िया बहुमत क्या होगा, 15 में से 14 लोगों ने बहुमत कर दिया। ठीक है ना, लेकिन रूस ने वीटो लगा दिया। तो आप सोचो कि फिर बहुमत का अर्थ ही क्या रह गया, बहुमत का क्या मूल्य रह गया, रह गया कोई बहुमत का मूल्य, नहीं। ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, नहीं, ये लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है साथियों। ठीक है ना, तो ये एक क्या है, इसके विपक्ष में बात है कि भाई ये क्या है, ये लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया है, बड़े राष्ट्र हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनका ही वो है। वीटो पावर खत्म कर देनी चाहिए, मेरे हिसाब से वीटो पावर को समाप्त कर देना चाहिए, कोई महत्व नहीं है। जो काम होगा बहुमत से होगा, क्या होगा, जो काम होगा बहुमत से होगा। ठीक है ना, यही सही लोकतांत्रिक प्रणाली है। वीटो के प्रयोग से सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी कार्रवाई को विफल कर सकता है और विश्व लोकमत की उपेक्षा करता है। पूरा विश्व एक तरफ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी स्थायी सदस्य उठ के क्या कर लेगा, वीटो का प्रयोग कर देगा। अब आतंकवाद को तो हर कोई खत्म करना चाहता है, और हर कोई जानता है आतंकवादी देश कौन है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान चुट्टा 1 नंबर का आतंकवाद है, सारा आतंकवाद वहीं पे पैदा करता है, सारा आतंकवाद ट्रेनिंग वही देता है। ठीक है ना, और पूरे विश्व को वो क्या करता है, आतंकित करता है, पूरे देश में बम विस्फोट वाली घटनाएं करता है। ठीक है ना, और सारे देश उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं।
लेकिन उसका बड़ा भाई चोट्टा चीन क्या करता है, उसके ऊपर वीटो पावर लगा देता है कि नहीं भाई नहीं, वीटो लगा देगा, काम खत्म। तो क्या हो गया, विश्व लोकमत की उपेक्षा कर देता है, सारा विश्व एक तरफ और क्या बोलते हैं, चीन चोट्टा एक तरफ, चीन चोट्टा एक तरफ। वीटो महाशक्तियों की निरंकुशता और स्वच्छंदता का परिणाम है, ठीक है ना। उसकी क्या है, निरंकुशता का, अब वीटो क्या है कि ये महाशक्तियां निरंकुश हैं, इनके ऊपर किसी का कंट्रोल तो है नहीं, जहां मर्जी जी करेगा वहीं पे वीटो लगा देंगे। क्या कर देंगे, जहां जी करेगा वहीं पे वीटो लगा देंगे, ठीक है। इनसे महाशक्तियों की अपनी शक्ति के बल व अन्य सदस्यों पर लाद दिया है, ठीक है। क्योंकि कोई भी महाशक्ति वीटो की अनुपस्थिति में संघ का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं थी। वीटो की तुलना में ऐसी साजिश की गई जिसमें बंदूक के बल पे की गई हो, है ना। अब क्या है, इससे महाशक्तियों ने अपनी शक्ति के बल पर अन्य सदस्यों पर लाद दिया है। अब क्या है, महाशक्तियां ना अपनी जबरदस्ती दूसरों सदस्यों पर लाद देंगी। सारे सदस्य चाहते हैं कि भाई रूस के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन एक देश रूस, उसने वीटो लगा दिया, तो उसने क्या कर दिया, उस महाशक्ति ने अपनी शक्ति अपने जबरदस्ती सब पे लाद दी, सारे सदस्यों पे। कोई भी महाशक्ति वीटो की अनुपस्थिति में संघ का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं है। अब जो देश है ना, मजबूरी में बन तो रहे हैं सदस्य, लेकिन महाशक्ति, ये जो वीटो पावर है ना, इसकी वजह से ना वो उनका मन नहीं है बनने का। क्या है, वो सदस्य बनना नहीं चाहते, यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं बनना चाहते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे महाशक्तियां को जो 5 वीटो की ताकत दी गई है ना, और इसकी वजह से ये शक्तियां मनमानापन करती हैं, अपनी जिद पूरी करती हैं, तो इस वजह से कोई सदस्य नहीं बनना चाहता। कुल मिलाकर ये एक ऐसी शादी है जो बंदूक के बल पे की गई है। अब बनना भी जरूरी है भैया, क्योंकि वो एक ऐसा विश्व का मंच है जहां से बहुत सारे लाभ देश ले सकते हैं, ठीक है ना, और शांति स्थापना हो सकती है। तो भैया ये ऐसी शादी है कि बंदूक दिखा के शादी की गई है, भैया शादी कर ले नहीं तो गोली मार देंगे। तो ये वो वाला हिसाब हो गया। महाशक्तियों ने क्या किया है, वीटो का दुरुपयोग किया है। वीटो के कारण सुरक्षा परिषद शांति व सुरक्षा की व्यवस्था अपने उत्तरदायित्व पूरा करने में असमर्थ हो गई है। त्रिगवेली के शब्दों में वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ नपुंसक है। यह महाशक्तियों के संघर्ष अथवा पक्ष। अब ये क्या कहेगी दोस्तों, सुरक्षा परिषद कोई कार्य करना चाहती है। सुरक्षा परिषद एक आदमी एक देश से नहीं बनती है, इसमें 15 सदस्य होते हैं। अब 15 सदस्यों में से 14 सदस्य कोई कार्य करना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जो वीटो है ना, एक ने वीटो लगा दिया तो वो 14 लोग वो कार्य नहीं कर सकते, ठीक है ना, अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है कि नपुंसक बना दिया इसने संयुक्त राष्ट्र संघ को, कि भाई 14 लोग, मतलब बहुमत में लोग कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। एक नपुंसक होता है ना, नपुंसक वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, आपको मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप कभी सर्च कर लीजिएगा नपुंसक क्या होता है, ठीक है। आदमी होता है लेकिन पुरुषों वाला कार्य नहीं कर सकता। पुरुषों वाला क्या कार्य होता है, छोड़ो वो सारी बातें। तो एक प्रकार से समझ लो, एक प्रकार से संघ को नपुंसक बना दिया। यह महाशक्तियों के संघर्ष व पक्षाग्रस्त कर दिया इसने। अब महाशक्तियों में दो पक्ष हो गए, आप जानते हो, एक तरफ तो अमेरिका होता है, एक तरफ रूस सोवियत संघ हुआ करता था, अभी भी है, और उसी के बीच चीन भी एक अपना अलग ही अलग क्या बोलते हैं, राग और अलग डपली पीट रहा है। तो कितने साथ, 3 पक्ष हो गए। वीटो के प्रयोग ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को नष्ट कर दिया। आप सामूहिक रूप से कुछ व्यवस्था करना चाहते हो, सुरक्षा करना चाहते हो, शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहते हो, नहीं कर सकते। क्यों, वीटो रोड़ा अटका देता है। अब राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए नाटो, सीटो, सेंटो जैसे प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों की में भाग लेने लगे। अब भाई सामूहिक सुरक्षा, अब कोई वीटो लगा देगा तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो उससे बढ़िया है नाटो के सदस्य बन जाओ, ठीक है ना। रूस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इसने यूक्रेन पे हमला किया, यूक्रेन पे हमला किया, है ना, यूक्रेन पे हमला किया, रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। और इस स्थिति में क्या है, सुरक्षा परिषद कोई काम नहीं कर सकती है, नपुंसक बन गई। लेकिन अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य रहा होता ना, तो सारे नाटो देश ना
रूस के ऊपर हमला कर दिए होते। रूस के ऊपर क्या कर दिया होता, रूस के ऊपर हमला हो गया होता और रूस का काम तमाम कर दिया होता इन्होंने, ठीक है ना। तो इस वजह से नाटो, सीटो, सेंटो जैसे प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों की रचना कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई वीटो लगा देगा, चीन लगा देगा, रूस लगा देगा, इंग्लैंड लगा देगा, फ्रांस लगा देगा, अमेरिका लगा देगा और सारा काम रुक जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब इसकी भूमिका की भी चर्चा कर लेते हैं भाई। बड़े राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद को अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए औजार की तरह प्रयोग किया। बिल्कुल सही बात है। कुछ विद्वानों का मत है कि सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों के का हाथ का क्या है, खिलौना है। बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है भाई, ये खिलौना हो गया, इसको खिलौने की तरह यूज करते हैं। आजकल महाशक्तियों का सहारा पाकर सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों की अनसुनी कर देते हैं, किनारे कर देते हैं, जाओ भाई चिल्लाते रहो, हम नहीं सुनते तुम्हारी बात, ठीक है ना। क्यों क्यों क्योंकि रूस हमारा साथी है, वो वीटो लगा देगा। चीन हमारा साथी है, अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, अनसुनी कर देगा। अच्छा नहीं, और आतंकवादी बनाऊंगा, और आतंकवादियों को बुलाऊंगा अपने यहाँ पे, उनको हथियार भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाऊंगा। मेरे को आतंकवादी देश घोषित करोगे, मेरा यार है, मेरा पापा चीन वीटो लगा देगा। क्या, मेरा पापा चीन वीटो लगा देगा, है ना, यही होता है ना। क्या कहता है, मेरा पापा चीन वीटो लगा देगा, जाओ कर लो जो करना है, ठीक है ना। तो क्या छोटे राष्ट्र भी बड़े राष्ट्रों का, महाशक्तियों का सहारा पाके फैल गए हैं, वरना इस पाकिस्तान की हिम्मत है, औकात है, 3 बार तो थूक के चटा है। बड़े राष्ट्रों की इच्छा के विपरीत किसी भी तरह का निर्णय संभव नहीं है। अब बड़े राष्ट्र अगर चाहेंगे सभी मिलके वो तो होगा, नहीं तो वो कोई भी काम नहीं होगा। जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा परिषद निर्णय वीटो संपन्न राष्ट्रों का निर्णय, मतलब जो वीटो वाले राष्ट्र है ना, सुरक्षा परिषद का निर्णय बराबर सुरक्षा परिषद का निर्णय बराबर किसका निर्णय, महाशक्ति, वीटो संपन्न राष्ट्रों का निर्णय, वीटो संपन्न राष्ट्रों का निर्णय, ठीक है ना। तो ये है। अब कोई ऐसा ऐसा कार्य करना हो कि भाई विकासशील देशों का शोषण करना है, विकासशील देशों का शोषण करना है, और उसके लिए कोई कुछ बनाना है, कुछ तैयार करना है ना, तो कोई साला वीटो नहीं लगाएगा, कोई वीटो नहीं लगाएगा। क्यों, क्योंकि सबका अपना फायदा हो रहा है। चीन भी लूटेगा, रूस भी लूटेगा, फ्रांस भी लूटेगा, इंग्लैंड भी लूटेगा और वो भी लूटेगा, तो कोई वीटो नहीं लगाएगा, तो वो बिल पास हो जाएगा। लेकिन साला अभी कोई शांति स्थापना, कोई अच्छा काम करना हो, किसी की हेल्प करना हो ना, तो उस वाले काम में वहां वीटो नहीं लगेगा, वहां वीटो लग जाएगा, तुरंत कट से वीटो लगा देगा। सुरक्षा परिषद की सफलता उसकी शक्तिहीनता में भी बाधक है। बिल्कुल सही बात है, उसके पास अपनी कोई फौज शक्ति नहीं है। अब इसके पास कोई सुरक्षा परिषद के बाद अपनी कोई फौज शक्ति भी नहीं है। ये भी आलोचना है कि भाई कोई फौज तो होनी चाहिए, आप कार्रवाई करोगे कैसे जब आपके पास कोई सेना ही नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है, तो फिर आप कैसे कार्रवाई करोगे। सुरक्षा परिषद के निर्णय को आज अनेक राष्ट्र सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है ना। बड़े राष्ट्र समय उसकी उपेक्षा कर देते हैं। अब ये जो बड़े राष्ट्र हैं यही इसकी उपेक्षा कर देते हैं, यार भाड़ में जाए, मारो मिसाइल यूक्रेन पे, यूक्रेन को बर्बाद करो। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रभाव बढ़ना एक अनिवार्य बात है। लेकिन जब ये होगा ना, जब ये अपना काम नहीं कर पाएगी ना सुरक्षा परिषद, तो क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा है ना, ये काम करेगी। महासभा में क्या है, यहाँ बहुमत से काम होता है, बहुमत से काम होता है, ठीक है ना। यहाँ वीटो नहीं है, यहाँ वीटो पावर है ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका प्रभाव अपने आप बढ़ेगा रे भैया। महासभा के पास कोई स्पष्ट शक्ति तो नहीं है, परंतु विश्व की संसद का स्वरूप धारण करती जा रही है, ठीक है ना। पूरे विश्व के मामले एक संसद की तरह यहाँ पे कार्य होता है, बहुमत से होता है। जहां पे बहुमत से कार्य होगा ना, जहां पे सबकी बात सुनी जाएगी, वहां पे क्या होगा, वो उस संगठन की ताकत ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्यों, उसमें लोगों का ज्यादा विश्वास होगा। लेकिन इसमें तो बहुमत है ही नहीं है, इसमें तो वीटो अड़ंगा डालता है, इसलिए इसका महत्व कम होते जा रहा है, लोग इसमें इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते। 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव ने महासभा के अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की। संक्षेप में महासभा का बढ़ता हुआ महत्व सुरक्षा परिषद की भूमिका के ह्रास का कारण है। इस वजह से कारण है कि सुरक्षा परिषद अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रही है, इस वजह से महासभा का महत्व अब बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हर कोई महासभा की तरफ दृष्टि लगाए हुए है।
तो दोस्तों ये सारा लेक्चर था जो मैंने आप लोगों को समझाया पूरा का पूरा। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कीजिए। 500 प्लस वाला तो नहीं होने वाला, मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है ये, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें सब कुछ नहीं मिलता है ज़िंदगी में। हो सकता है मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, लेकिन दोस्तों आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। वीडियो क्या बनाऊं, मैं तो आप लोगों को पूरा का पूरा वो यूनिटी करवाने के लिए तैयार हूँ, यूनिट करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों का सहयोग भी तो चाहिए ना भैया मेरे को। अकेले कैसे कर पाऊंगा मैं? एक हाथ से ताली बजा पाऊंगा क्या मैं? एक हाथ से ताली बजा पाऊंगा क्या मैं? नहीं ना। तो फिर आप भी तो अपना हाथ लेके आइए, दोनों जने मिलके ताली बजाएंगे, बहुत अच्छी ताली बजेगी, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद,